जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए पहले प्रश्न के साथ में आज के इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस आपका होता है प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आपको फार्मासिस्ट के बारे में पता होगा। ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं, जिन्हें हम लोग ड्रगीज या फिर केमिस्ट के नाम से जानते हैं, इन्हीं के द्वारा हमें दवाइयाँ दी जाती हैं और ये लोग मेडिसिन के एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि कौन सी दवाई किस बीमारी के लिए है, इसका कंपोजिशन क्या है, इनके बारे में जानकारी होती है फार्मासिस्ट को, या जिसे हम लोग केमिस्ट के नाम से जानते हैं। तो हमारे स्वास्थ्य सुधार के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है, उसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा 2009 में अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल परिसंघ के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। हाँ, एक जरूरी चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट डेज आए तो आपको सिर्फ उस डेज के बारे में दो ही चीजें याद रखनी है कि वह पार्टिकुलर डे कब मनाया जाता है और इस वर्ष उसकी थीम क्या रही थी। बाकी कब उसकी घोषणा की गई थी, ये प्रश्न आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार की थीम है ट्रांसफार्मिंग ग्लोबल हेल्थ, यानी कि वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार। इस बार इसकी थीम रखी गई है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में पर्सनल कंप्यूटर ब्रांड एसर इंडिया ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो गरीबों के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध सोनू सूद को एसर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ये जो एसर कंपनी है वह एक कंप्यूटर निर्माता कंपनी है और एसर ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सोनू सूद को। इससे पहले एक एजुटेक कंपनी है जिसका नाम ISM, इन्होंने भी सोनू सूद को बनाया। और दिल्ली की एक लुब्रिकेंट की कंपनी है जिसका नाम है गार्गो इंटरनेशनल, इन्होंने भी सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब बात आई है ब्रांड एम्बेसडर की, तो कुछ अन्य ब्रांड एम्बेसडर आपके सामने दिए गए हैं, जैसे कि WTF स्पोर्ट्स, इन्होंने सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को बनाया। वहीं पर 9 स्टैक्स ने सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ओकले ने बनाया रोहित शर्मा को, ये भी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। एस बोटॉप ने वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो को बनाया। और ड्वेन ब्रावो का नाम जब आए तो आपको ध्यान रखना है कि T20 क्रिकेट के इतिहास में 500 विकेट लेने वाले ये पहले गेंदबाज बने हैं। मिंत्रा की बात करें तो कियारा आडवाणी को इन्होंने बनाया। प्लेयर जपॉट की बात करते हैं तो इन्होंने भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को बनाया है। पेटीएम फर्स्ट गेम्स की बात करते हैं तो इन्होंने बनाया सचिन तेंदुलकर को। इमामी ने बनाया जूही चावला को। ग्रेट लर्निंग ने बनाया है विराट कोहली को। और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस और टोयोटा ने अपने अर्बन क्रूजर के लिए आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और आपको ध्यान रखना है कि जो टाइम्स मैगजीन के द्वारा 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई, उसमें आयुष्मान खुराना एकमात्र अभिनेता थे। और इस वीडियो की जो PDF है वह आप डाउनलोड कर सकते हैं kbguruji.in के ऊपर से। वहां पर आप जैसा चाहें वैसा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कई लोगों को अब भी वेबसाइट के ऊपर से PDF को डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है, तो कमेंट में आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि कैसे आप वेबसाइट के ऊपर जाकर के अपने अनुसार जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार का PDF बना सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर एक प्रकार से नोट्स बनाने की सुविधा दी जा रही है, तो वहां पर जाकर के आप अपने अनुसार PDF बना सकते हैं। बाकी इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको सिंपली सर्च करना है केवी गुरुजी, तो वहां से भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है और आप चाहते हैं कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट देता रहूं, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर किया करें। आपको मैं बता दूं कि लाइक करने का कोई पैसा नहीं मिलता है हम लोगों को। लाइक जब आप लोग वीडियो को ज़्यादा करेंगे तो जब भी कोई व्यक्ति सर्च करेगा तो सर्च में वीडियो थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाती है, तो ये फायदा होता है लाइक करने का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। और ये है कल का क्विज जो ऐप के ऊपर हुआ था। तो अंकुश राज पहले स्थान पर रहे, DR मीना दूसरे, चंदन कुमार सिंह रहे तीसरे, प्रशांत शर्मा रहे चौथे, देवेंद्र अली साहब रहे पांचवें। उसके बाद में सैफाली आनंद, राजकुमार आनंद, निहारिका दीक्षित और देवराज मीना टॉप 10 में शामिल रहे। तो मैं आपसे भी बार बार कहता हूं कि जहां पर भी आपको मौका मिले अपने सिलेबस के अनुसार
वहाँ पर आप लोग टेस्ट जरूर दिया करें। शुरुआत में आपके नंबर बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप टेस्ट देते जाएंगे, वहाँ पर अपना आकलन करते जाएंगे, वैसे वैसे आप में सुधार होगा और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, टेस्ट में बहुत ज़्यादा पावर होती है और मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने टेस्ट के जरिए बहुत ही अच्छा स्कोर प्राप्त किया है विभिन्न एग्जाम्स में। नीति आयोग द्वारा किस मंत्रालय के साथ मिलकर के रैज 2020 का आयोजन किया जाएगा? तो ये आयोजन होगा इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय के साथ में मिलकर के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर आपको याद हो तो फरवरी महीने का जो करंट अफेयर था उसमें हम लोगों ने रैज प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया था कि ये मार्च महीने में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको टाल दिया गया था और अब इसका आयोजन 5 से लेकर के 9 अक्टूबर तक किया जाएगा। रैज का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल फॉर सोशल एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक सशक्तिकरण के लिए किस प्रकार से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज किया जाना है। आपके सामने कई बार वर्ड आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? अगर मैं आपको सामान्य शब्दों में बताऊं तो आप जाइए गूगल पर कोई चीज सर्च करिए, उसके बाद में किसी वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे तो वहां पर आपको जो एडवर्टाइज देखने को मिलता है वह उसी पार्टिकुलर चीज के बारे में देखने को मिलता है। तो यही आपका होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आप YouTube पे जिस प्रकार के वीडियो देखेंगे उसी प्रकार के वीडियो आपको ब्राउजर में देखने को मिलते हैं। तो ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर जो भी हमारे दुनिया भर के आर्टिफिशियल क्षेत्र के शोधकर्ता हैं या फिर नवाचार के प्रतिनिधि हैं, विशेषज्ञ हैं, वह सारे यहाँ पर शामिल होंगे और इस दौरान ये चर्चा की जाएगी कि जो हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सुरक्षा है यानी कि हेल्थ केयर सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है या फिर आपके एग्रीकल्चर का सेक्टर है, वहाँ पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके किस प्रकार से बेहतर सेवाएं दी जा सकती है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री की, तो ये हमारे हैं रविशंकर प्रसाद जी। सितंबर 2020 में जारी विश्व जोखिम रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत यहाँ पर रहा है 89th पोजीशन पर, यानी कि 89वें स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वैसे जब भी आपके सामने कोई भी इस प्रकार से इंडेक्स का क्वेश्चन आए तो वहां पर आपको 4 चीजें ध्यान रखनी होती है। हालांकि अगर आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपको 3 चीजें याद रखनी होती हैं। 3 चीजें कौन सी? पहला कि वह जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की गई, दूसरा उसमें भारत का स्थान क्या रहा है, और तीसरा उसमें टॉप 3 या टॉप 4 कंट्री कौन से रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें आपको टॉप 4 और अगर आप याद कर सकें तो टॉप 5 का नाम याद रखना भी जरूरी होता है। तो विश्व जोखिम रिपोर्ट की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा बंडिस इंटवेक्लंग हेल्प के सहयोग से जारी किया गया। तो थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ये रिपोर्ट किसके ऊपर जारी किया गया? तो इस रिपोर्ट में ये मेजर किया गया है कि किस देश में, यानी कि वैश्विक स्तर पर किस देश में भूकंप, बाढ़, सूखा या इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनकी कितनी ज्यादा संभावना है। तो जाहिर सी बात है इस रिपोर्ट में यह पता चला कि जो भी हमारे द्वीपीय देश हैं वह सारे यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं के बीच काफी ज्यादा संवेदनशील है। भारत की बात करते हैं तो भारत का स्कोर यहाँ पर रहा 6.62 और इसके साथ साथ भारत यहाँ पर मध्यम रिस्क की श्रेणी में शामिल रहा। वहीं पर सबसे ज्यादा जोखिम वाले अगर हम देशों की बात करते हैं तो वनुआतू रहा पहले स्थान पे, टोंगा रहा है दूसरे स्थान पे। ये दोनों देश आपको प्रशांत महासागर में मिलेंगे, छोटे छोटे देश हैं, तो ये दोनों इसके प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं। वहीं पर सबसे बेहतर देश की बात करें जहां पर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो वो आपका है कतर। और कतर की आप स्थिति भी देखेंगे तो इस प्रकार से पश्चिम एशिया में छोटा सा देश मिलेगा, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा का खतरा काफी ज्यादा कम है। बाकी जो मानव विकास सूचकांक आया था 2019 के लास्ट में, उसमें भारत का स्थान था 129वां। लोकतंत्र सूचकांक जो आया था उसमें भारत का स्थान था 51वां और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, जिसको अब विश्व बैंक ने बंद कर दिया है,
पिछले वर्ष इसमें भारत का स्थान था 63वां, और ये आपके सुपर इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, तो ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। सितंबर 2020 में किसके द्वारा फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर आपको याद हो तो पिछले वर्ष पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा सितंबर महीने में ही फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी, और उद्देश्य क्या था कि जो हमारे भारत के लोग हैं उनको फिटनेस के प्रति जागरूक किया जाए। तो इसी क्रम में इसके एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर पीएम के द्वारा विभिन्न लोगों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया गया, और फिट इंडिया संवाद के दौरान ही 3 प्रकार के जो हमारे देश में आयु वर्ग के लोग हैं उनके लिए फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल को जारी किया गया। तो ये हैं 3 एज के लोग, बस आपको इतना यहाँ से ध्यान रखना है। किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए यू राइज पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान में सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। तो इनके द्वारा उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वहां पर छात्रों के लिए यूनिफाइड री इमेजिन इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावर, जिसका शॉर्ट फॉर्म यू राइज, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। अच्छा, एक दिन मुझसे किसी ने पूछा था कि पोर्टल और ऐप में क्या अंतर होता है, यानी कि ऐप और पोर्टल अलग अलग होते हैं या इनमें क्या अंतर होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम लोग ऐप की बात करते हैं तो आपके सामान्य ऐप हो गए, जैसे व्हाट्सअप हो गया या फेसबुक का ऐप हो गया या आप इंस्टाग्राम चलाते हो या फिर जो केवी गुरुजी वाला ऐप है, तो ये हमारे होते हैं सिंपली ऐप जिनको आप मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं पोर्टल की, तो पोर्टल का यहाँ पर मतलब होता है एक प्रकार की वेबसाइट, जैसे कि kvguruji.in है, जैसे google.com है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं इन्हें हम लोग कहते हैं पोर्टल। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर यू राइज पोर्टल की। तो इसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किया गया है, और इसका काम क्या होगा? तो ये हमारे जो छात्र हैं उत्तर प्रदेश राज्य के, उनको एम्पावर करेगा। यहाँ पर छात्र चीज़ों को सीख सकते हैं, उनकी कैरियर काउंसलिंग की जा सकती है, और इसके अलावा रोजगार दिलाने के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी इंटीग्रेट किया गया है। तो काफ़ी सारी सुविधाएं यहाँ पर छात्रों को मिलेंगी। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं इस ऐप के थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में, यानी कि ये जो पोर्टल है इसके बैकग्राउंड के बारे में, तो 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो भी छात्र हैं उनके और बेहतर शिक्षा के लिए दीनदयाल उपाध्याय क्वालिटेटिव रिफॉर्म प्रोग्राम को शुरू किया गया था, और उसी का ये दूसरा चरण है जिसके अंतर्गत यू राइज पोर्टल को यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो राजधानी लखनऊ में है, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31 और विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद में यहाँ की 100 सीटें हैं। मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर, और उच्च न्यायालय यहाँ का है प्रयागराज में। राष्ट्रीय पार्क एक है दुधवा नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व आपको 3 में मिलेंगे, अमानगढ़, पीलीभीत, दुधवा। एक एलिफेंट रिजर्व है जिसका नाम ही है उत्तर प्रदेश। बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर है समसपुर, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं, ये आपके हैं पश्चिम बिहार। तो समसपुर, नवाबगंज, पार्वती अर्गा, समान, समसपुर, सरसई नवार झील और सैंडी। और आपको ध्यान रखना है कि ये सारे रामसर स्थल भी हैं। कुल मिलाकर के 7 रामसर स्थल हो गए हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। काशी विश्वनाथ, बांके बिहारी 2 यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर हैं। और पावर स्टेशन की बात करते हैं तो अनपरा, खुर्जा, पनकी, सिंगरौली यहाँ के पावर स्टेशन है, और एक यहाँ पर आपको परमाणु ऊर्जा प्लांट भी मिलेगा जो कि है नरोरा में। सितंबर 2020 में आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है क्रिकेटर युवराज सिंह को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से पेरेंट कंपनी है, और इसके आपको कई सारे ब्रांड देखने को मिलेंगे, जैसे कि आकाश इंस्टीट्यूट हो गया जो आपके मेडिकल की तैयारी करवाता है, आकाश IIT जेई हो गया जो कि आपके IIT जेई के एंट्रेंस एग्जाम को करवाता है, आकाश डिजिटल हो गया, मेरिट नेशन हो गया। तो इन सभी को प्रमोट करने के लिए, और आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड का एक अभियान है सक्सेस इन वेविंग, तो इसकी अगुवाई करने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
तो ये आपको फिलहाल ध्यान रखना है। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता रखी हैं। संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर किस देश द्वारा 12 दिसंबर 2020 को आयोजित होने वाली वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? तो ये करेगा यूनाइटेड किंगडम। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, यानी कि UNFCC, तो इसका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 होगा, उसका आयोजन किया जाएगा यूके के ग्लासगो में। तो उसके पहले यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के जो पीएम हैं बोरिस जॉनसन, और यहाँ संयुक्त राष्ट्र के जो हमारे महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, इनके द्वारा वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। तो 2015 में पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था और ये उसके 5वीं वर्षगांठ है, जिसके अवसर पर इसका आयोजन किया जाएगा। यूके की बात करते हैं तो राजधानी इसकी आपको लंदन में मिल ही जाएगी। पीएम है बोरिस जॉनसन और मुद्रा यहाँ की है पाउंड। सितंबर 2020 में भारत का कौन सा राज्य यूनाइटेड नेशंस इंटेलिजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड 2020 का विजेता घोषित किया गया? तो ये राज्य रहा है आपका केरल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा पुरस्कार है मुख्य रूप से उन देशों या उन संस्थाओं के समूह को दिया जाता है जिनके द्वारा जो हमारी गैर संचारी बीमारियां होती हैं, जिसे हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं, उनके प्रिवेंशन के लिए या फिर उनके कंट्रोल के लिए कार्य किया जाता है। मान लीजिए कोई भी इस प्रकार की डिसीज है और जिसके रोकथाम के लिए किसी भी सरकार के द्वारा काम किया गया है, वह किसी देश की सरकार हो सकती है या किसी पार्टिकुलर देश के राज्य की सरकार होती है, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो WHO के जो निदेशक हैं टेड्रस अधनॉम, उनके द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा की गई और इसमें हमारा केरल राज्य रहा है विजेता। वैसे भी केरल राज्य के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि हमारे भारत का जो सबसे बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम है वह है आपके केरल का, और इसके अलावा केरल की साक्षरता भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। तो ये पुरस्कार इनको मिला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है जिनेवा में, महानिदेशक है टेड्रस अधनॉम। बाकी ये सारी चीज़ें आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए मैं वीडियो बहुत स्पीड में बनाता हूँ, तब जा करके 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट हो जाते हैं। अगर मैं बहुत ही आराम से चीज़ों को आपको एक एक समझा करके चलूँ तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का वीडियो बनेगा, तब जा करके आप चीज़ों को भली भांति समझ करके देख पाएंगे। लेकिन मेरी कोशिश ये हमेशा होती है कि आपको मैं बहुत ही कम समय में सारे जो करंट अफेयर के इशू हैं उनके बारे में अवगत करा दूं। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सेंट्रलाइज्ड फार्म मशीनरी परफॉर्मेंस टेस्टिंग पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये है क्या, यानी कि ये जो आपका पोर्टल है सेंट्रलाइज्ड फार्म मशीनरी परफॉर्मेंस टेस्टिंग पोर्टल, तो आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं। सेंट्रलाइज का मतलब होता है केंद्रीकृत, फार्म का मतलब होता है जो हमारे किसानों के खेत होते हैं, मशीनरी का मतलब होता है जो हमारे खेतों में यूज करने वाली मशीनरी है, परफॉर्मेंस मतलब इसका जो प्रदर्शन कैसा है, टेस्टिंग मतलब इसकी जांच की जाएगी, और इसी के लिए बना है एक पोर्टल। तो जो भी हमारे कृषि के क्षेत्र में मशीनों का यूज किया जाता है, उन मशीनों की पहले टेस्टिंग की जाती है विभिन्न संस्थानों के द्वारा। तो ये जो हमारे संस्थान हैं उनके द्वारा टेस्टिंग की जो सुविधा है उसको और बेहतर किया जा सके, साथ ही साथ यहाँ पर टेस्टिंग में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, इसके द्वारा इस पोर्टल को हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा लॉन्च किया गया। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, जिसके द्वारा इस पोर्टल का विकास किया गया है। जब भी पोर्टल की बात आए तो आपको यहाँ पर 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी चीज़? कि यह पोर्टल किसके लिए है, किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया और किसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। इससे ज़्यादा किसी भी ऐप या पोर्टल से चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात करते हैं तो इनके पास कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तो है ही, इसके अलावा अभी ये खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री भी बन गए हैं।
हरसिमरत कौर बादल के स्थान पर, और इनके पास में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय भी है। तो इस प्रकार से 3 प्रमुख मंत्रालय इनके पास हैं। भारत व अन्य किस देश के बीच रक्षा उद्योग वैश्विक आउटरीच पर वेबिनार का आयोजन किया गया? तो ये वेबिनार हुआ है भारत और इजराइल के बीच में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि ये जो रक्षा उद्योग वैश्विक आउटरीच हुआ है इजराइल के साथ हमने किया है, थीम इसकी रही इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच फॉर कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप वेबिनार एंड एक्सपो। तो यहाँ पर इस वेबिनार के दौरान औद्योगिक सहयोग पर एक उप समूह के गठन की भी घोषणा की गई है दोनों देशों के द्वारा। इजराइल का नाम आए तो आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान रखना है इजराइल से कि इजराइल और यूएई के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण अब्राहम अकॉर्ड करवाया है अमेरिका ने। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात करते हैं इजराइल की, तो ये हमारे पश्चिमी एशिया का एक देश है जो कि मेडिटेरेनियन सी के साथ में अपनी सीमा बनाता है। राजधानी इसकी अमेरिका कहता है जेरूसलेम। हालांकि दुनिया के अधिकांश देशों के द्वारा तेल अवीव इसकी राजधानी मानी जाती है। तो अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाता है तो आप तेल अवीव ही बताएंगे। मुद्रा यहाँ की है शेकेल और पीएम यहाँ के हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ये आप लोकेशन देख सकते हैं। ये जो आपका पीले वाला हिस्सा है ये हमारा है इजराइल। यहाँ पर आपको मिलेगा फिलिस्तीन, उसके बाद में ये है जॉर्डन, यहाँ पर है मिस्र, ये आपका है सीरिया और यहाँ पर है लेबनान जिनके साथ में ये सीमा साझा करता है। एसपी बाला सुब्रमण्यम जिनका हाल ही में निधन हुआ प्रसिद्ध कौन थे? तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो 1966 में तेलुगु फिल्मों से गायन की इन्होंने शुरुआत की थी और अभी तक यानी कि अपनी डेथ के पहले तक इन्होंने 16 भाषाओं में 40,000 से अधिक गानों को अपनी आवाज़ दी थी। तो अब इनका डेथ हो गया है। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। बाकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स भी आइए जान लेते हैं। मोहम्मद हुसैन रोबेल ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है सोमालिया। इसके नए राष्ट्रपति बना दिए गए हैं और सोमालिया की राजधानी आपको कहाँ पर मिलेगी? तो इसकी राजधानी है मोगादिशु में। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, बात हो रही है IFFI की। तो इसका जो 51वां संस्करण था यह हमारा प्रस्तावित था नवंबर माह में, लेकिन अब इसको टाल दिया गया है। ये हमारे जनवरी माह में आयोजित किया जाएगा। स्लोवेनिया के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है तादेई पोगाकार। तो टूर डी फ्रांस जो कि एक साइकिल रेस की प्रतियोगिता होती है इसको जीत लिया है तादेई पोगाकार ने। ध्यान रखिएगा ये स्लोवेनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने टूर डी फ्रांस प्रतियोगिता को जीता है। प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखकार, इसके अलावा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित रोमिला थापर जी के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है वॉइस ऑफ डिसेंट। तो ध्यान रखिएगा वॉइस ऑफ डिसेंट नामक किताब रोमिला थापर जी के द्वारा लिखी गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, इनके जन्मदिवस की वर्षगांठ के अवसर पर अंत्योदय दिवस 2020 को मनाया गया और इन्हीं के नाम पर अंत्योदय योजना भी भारत में शुरू की गई थी। तो ध्यान रखिएगा ये इनके जन्म की 104वीं वर्षगांठ थी, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और IIT मद्रास के द्वारा मॉसिक नाम का एक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है। इसके बारे में हम लोग कल के वीडियो में डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर वाले जो आपके प्रश्न होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि सोनार डैम को किस युद्धपोत के साथ जोड़ा जाएगा? तो ये जोड़ा जाएगा P-15 अल्फा और इसमें आपके 2 हमारे पोत आ जाएंगे, एक तो है कोलकाता क्लास और एक हमारा है विशाखापट्टनम क्लास। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, भारत का किस वर्ष तक तपेदिक के उन्मूलन यानी कि बात हो रही है ट्यूबरकुलोसिस की, तो इसके उन्मूलन का लक्ष्य है। द्रविड़ मुनेत्र कजागम, बात हो रही है DMK पार्टी की, तो इसके संस्थापक कौन है? कॉमनवेल्थ रील में कुल कितने देश शामिल हैं? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले कुत्ते का नाम क्या था? और पोलियो का जो टीका है इसकी खोज किसने की थी? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी जो हमारा रिवीजन वाला वीडियो चल रहा है उसकी पार्ट 3 आज शाम को आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको हम लोग जनवरी माह के जो शुरुआत के 15 दिन हैं उसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।